नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। मैं विक्रांत गोस्वामी और आज हम पढ़ेंगे अपना वर्णमाला का दूसरा भाग व्यंजन। स्वर हम इससे पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। तो व्यंजन हमारे क्या होते हैं? व्यंजन मैंने आपको पहले भी बतलाया था। व्यंजन हमारे होते हैं वे वर्ण या अक्षर जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं, यानी जिनको बोलने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़े, उनको हम क्या बोलेंगे? व्यंजन बोलेंगे। स्वरों की सहायता से क्या मतलब है? यहाँ पे देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण वो हैं जो ध्वनि हमारे अंदर से निकलती है या गले के द्वारा, मुंह के द्वारा निकलती है। जो सबसे पहली ध्वनि निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। अब जैसे क की ध्वनि निकली, क। अब ये का क्या है? अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरह से हलंत लगा दूं तो ये क्या हो गया? ये ध्वनि हो गई, का वर्ण हो गया, क। अब क को जब मैं पूरा बोलूंगा तो कैसे बोलूंगा? क, यानी इसके साथ मुझे आ भी बोलना पड़ा। इसके एंड में किस चीज की ध्वनि आई? क, आ की ध्वनि आई। तो इन दोनों से मिलके क्या बना? हमारा व्यंजन बना, अक्षर बना। क्या बना? क। इसी तरह से ही सारे के सारे व्यंजन हमारे बने हैं। आप कोई सा भी व्यंजन बोलोगे तो उसके आखिर में आपको आ ध्वनि सुनाई देगी। क, ख, ग, सब में क्या होगा? आ की ध्वनि आएगी। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं, उनको हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक। स्वर मैंने आपको बतलाए थे कि स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाए उनको स्वर कहते हैं, और वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं उनको हम व्यंजन कहते हैं। अब देखिए, व्यंजन हमारे टोटल कितने होते हैं? टोटल हमारे होते हैं 33 व्यंजन होते हैं, 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम व्यंजन लिखता हूं मैं, व्यंजन होते कौन कौन से, ये सबको याद होने चाहिए पूरी तरह से, और इनके लिखने का क्रम भी याद होना चाहिए। जिस तरह से लिखे जाते हैं उसी तरह से लिखें, क्योंकि मैंने आपको क्या बतलाया था वर्णमाला में कि वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को, यानी जिस क्रम में जो चीज आ रही है उसको वैसे ही लिखने को हम वर्णमाला कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा कौन सा व्यंजन आता है? सबसे पहले आता है हमारा क, ख, ग, घ और ड़। अब देखिए, ये जो ड़ है इसको जब आप बचपन में छोटे होंगे तो आपने पढ़ा होगा ड़ा। बीच में इसको अंगा बोलने लगे थे, अब वापस इसको फिर ड़ा कर दिया है, इसको ड़ा ही बोलते हैं। ठीक। दूसरा हमारा क्या है? चा, छा, जा, झा और या। उसके बाद ता, ठा, दा, धा और अणा। फिर ता, था, दा, धा और ना। फिर पा, फा, बा, भा और मा। ये हमारे कितने हो गए? ये हमारे 25 व्यंजन हो गए। उसके बाद इनके बाद क्या आता है? इनके बाद आता है हमारा या, रा, ला, वा। फिर शा, शा, सा, हा। फिर क्षा, त्रा, ज्ञा और श्रा। इनको लिखने का यही क्रम है, ऐसे ही लिखने हैं और ऐसे ही याद करने हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इन 25 व्यंजनों की, जो हमने कैसे लिखे हैं? 5-5 के पार्ट्स में लिखे हैं और 5 ही पंक्तियों में लिखे हैं। 5 व्यंजन, 5 पंक्तियां, 25 व्यंजन है हमारे।
इनको हम क्या बोलते हैं? सबसे पहला जो वर्गीकरण है वो है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी से क्लियर हो रहा नाम से कि स्पर्श। स्पर्श किस चीज का? जब हमारी जीभ जो है, जीभ हमारी मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श करेगी तब इनका उच्चारण होगा, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। मैंने आपको स्वरों को पढ़ाते टाइम भी बतलाया था क्या कि जो स्वतंत्र रूप से बाहर आए। स्वतंत्र रूप का मतलब जिनमें कोई भी व्यवधान ना हो, कहीं पर भी मुख पे कोई भी चीज टच ना हो आपस में, उनसे जो उत्पन्न होते हैं वो होते हैं स्वर। व्यंजनों का मैंने आपको बतलाया था कि जब हमारी जो प्राणवायु बाहर निकल रही है, इनमें क्या हो, इनमें कहीं पर भी कुछ व्यवधान आए। व्यवधान कैसे आएगा? जब दो चीजें आपस में स्पर्श करेंगी या मिलेंगी तब हमारा वो व्यवधान आएगा, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? व्यंजन। तो हमारी जीभ जो है, हमारी जीभ जब हमारे मुंह के अलग अलग भागों को स्पर्श करेगी तो ये हमारे 25 व्यंजन बनेंगे, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इतनी चीज क्लियर? अब देखिए उसके बाद दूसरा व्यंजन कौन सा है हमारा? यारा लावा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हमारी जो जीभ है वो पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है, मतलब वो किसी ना किसी भाग को टच करेगी लेकिन पूरी तरह टच नहीं करेगी, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं कौन से? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं इनको? जब आप बोलोगे उनको, आप बोल के देखो, शा, शा, सा, हा, अंदर से कैसी हवा निकल रही है? जो हमारी प्राणवायु है वो कैसी आ रही है बाहर? वो गर्म होके आ रही है बाहर। गर्म क्यों हो रही है? कि अंदर उसमें कहीं पर घर्षण हो रहा है। जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं तो अंदर क्या हो रहा है? घर्षण हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? उस घर्षण की वजह से हमारी जो प्राणवायु है वो ऊष्मा प्राप्त कर रही है, गर्म हो जा रही है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन बोलते हैं या ऊष्मीय व्यंजन बोलते हैं। घर्षण हो रहा है इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। यहां पे लिख लीजिए आप, संघर्षी व्यंजन भी इन्हीं को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनको बोलने में थोड़ा सा संघर्ष होता है, अंदर घर्षण होता है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन। उसके बाद ये क्या है हमारे? ये है हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्यों बोलते हैं इनको? इनको संयुक्त व्यंजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दो व्यंजनों से मिलके बने होते हैं। दो व्यंजन जब आपस में संयुक्त होते हैं तो ये बनते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। अब देखिए हमारे टोटल व्यंजन कितने हो गए? 25 हमारे स्पर्शी व्यंजन हो गए, 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन हो गए, 4 हमारे ऊष्म व्यंजन हो गए और 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हो गए। अब इसमें जो समझने वाली चीज है वो क्या है भाई? हमें तो एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन आएगा कि व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है या व्यंजनों की संख्या बताइए। तो व्यंजनों की संख्या क्या होती है हमारी? 25 व्यंजन ये और 8 व्यंजन ये। 25 ये और 8 ये। सिर्फ इन्हीं को ही हम व्यंजनों की गिनती में रखते हैं, संयुक्त व्यंजनों को नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि ये तो पहले ही जो व्यंजन हमारे हैं उनसे मिलके बने हैं। ठीक, तो ये तो हमारे नॉर्मल व्यंजन नहीं हुए, इनको हम क्या करते हैं? इन श्रेणी से अलग रखते हैं, इनको अलग श्रेणी में रखते हैं। किस श्रेणी में? संयुक्त व्यंजन की। अगर एग्जाम में पूछे भाई संयुक्त व्यंजन बताइए तो आप लिखेंगे 4 संयुक्त व्यंजन है। और अगर एग्जाम में पूछे कि व्यंजनों की संख्या बताइए तो आप कितनी लिखेंगे? 25 प्लस 8 कितनी हो गई? 33। 25 प्लस 8 33 व्यंजन होंगे पूरे। ठीक है, अब बात करते हैं हम जो हमारे स्पर्शी व्यंजन हैं इनकी। सबसे पहले अब देखिए, इनको भी हम 3 तरह से वर्गीकृत करेंगे। कौन कौन सा? सबसे पहला उच्चारण के स्थान के आधार पर, दूसरा घोषत्व के आधार पर और तीसरा
प्राणत्व के आधार पर। ठीक, तो उच्चारण के स्थान के आधार पर मैंने आपको स्वरों का भी वर्गीकरण कराया था। उसमें भी मैंने आपको एक चीज बतलाई थी, क्या बतलाई थी कि कौन सा स्वर किस स्थान से उच्चारण हो रहा है, किस स्वर का, तो उसके हिसाब से हमने उसको क्या किया था, नाम दे दिया था। सेम प्रोसेस हम व्यंजनों में यूज करेंगे कि हमारा कौन सा व्यंजन किस भाग से उत्पन्न हो रहा है, किस भाग से बोला जा रहा है मुंह के, उस भाग के हिसाब से हम क्या करेंगे, उसका नाम रखेंगे। अब देखिए इसमें जो मेन वो है, सबसे पहला हमारा क्या है, ये तो हमारी 5 लाइनें हो गई, इसको आप नाम दे दीजिए वर्ग के हिसाब से, जिससे हमें क्या होगा, आगे सारे वर्गीकरणों में बहुत आसानी रहेगी। ये जो हमारी लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं का वर्ग। अब मैं बोलूंगा जब का वर्ग, तो का वर्ग का मतलब हो गया का खा गा घा ना। ठीक, इसको बोलेंगे चा वर्ग। चा वर्ग में क्या क्या आ गए, चा छा जा झा या, फिर ता वर्ग, ऐसे ही ता वर्ग, और फिर पा वर्ग। ठीक, तो ये हमारे 5 वर्ग हो गए। इसी तरह से क्या है, ये 5 वो हैं, तो इनको भी पार्ट डिवाइड कर लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि का वर्ग का चौथा व्यंजन बताइए, तो का वर्ग का चौथा व्यंजन कौन सा है, घा है। टा वर्ग का तीसरा व्यंजन बताइए, तो टा वर्ग का तीसरा व्यंजन क्या है, डा है। अब देखिए डा से क्या आता है कि डा और ढा आपने ऐसे भी लिखे हुए देखे होंगे, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, नीचे बिंदी लगाकर। तो क्योंकि हम इसको 2 तरह से लिखते हैं, तो हम इनको क्या बोलते हैं, डा और ढा को द्विगुण व्यंजन बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आपसे कि भाई द्विगुण व्यंजन कौन से हैं, तो द्विगुण व्यंजन हमारे कौन से हैं, डा और ढा। एक और नाम है इसका उत्क्षिप्त व्यंजन, इनको हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक, तो डा और ढा हमारे क्या हो गए, उत्क्षिप्त व्यंजन हो गए या द्विगुण व्यंजन हो गए। उसके बाद देखिए ये जो हमारी 5वीं लाइन है, ये प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर या फिर 5वीं पूरी लाइन, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं नासिक्य व्यंजन या अनुनासिक व्यंजन। ड़ा या णा ना और मा, इनको हम क्या बोलेंगे, अनुनासिक या नासिक्य। मैंने आपको स्वरों में भी बताया था कि अनुनासिक कौन से वर्ण कहलाते हैं, अनुनासिक हमारे वो वर्ण कहलाते हैं जिनके उच्चारण में प्राणवायु जो हमारे अंदर से निकल रही है या हवा जो हमारे अंदर से निकल रही है वो मुंह के साथ साथ नाक से भी बाहर आए। ठीक, यानी इनको बोलने में नाक की हमको जरूर पड़ेगी, आप नाक बंद करके इनको नहीं बोल सकते। अब देखिए नॉर्मली ना ना ये सब तो लगता है, लेकिन माँ में बच्चा कंफ्यूज रहता है कि माँ में नाक की क्या जरूरत है। आप बोल के देखो, अगर आप नाक बंद करके माँ बोलने की कोशिश करोगे तो माँ नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो ये 5 हमारे किस में आ गए, नासिक के व्यंजन या अनुनासिक, जिनमें नाक की आवश्यकता पड़े, नाक से भी क्या हो, हवा बाहर आए, इनको बोलेंगे हम अनुनासिक। तो 2 चीजें क्लियर हो गई हमारी, द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं वो क्लियर हो गया, और नासिक के व्यंजन कौन से होते हैं वो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम बाकी बचे हुए अपने व्यंजनों की, स्पर्श व्यंजनों में बाकियों का हम वर्गीकरण करेंगे। अब देखिए जब मैंने आपको स्वरों का वर्गीकरण कराया था उच्चारण के आधार पर या जो स्थान है उच्चारण के स्थान के आधार पर, तब मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा ये मुंह है, ये मान लेते हैं हमारा मुंह है समझने के लिए,
ठीक है। तो मुंह में कौन कौन से पार्ट होते हैं देखिए, सबसे पहला क्या होगा यहाँ पे, ये हमारे होठ हो गए, उसके बाद दांत, दांत के बाद क्या आएगा, दांत के बाद आता है हमारा ये जो हमारे ऊपर का, दांत के बाद के ऊपर का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको हम क्या बोलते हैं आगे, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इस तरह से कर लीजिए, एक आगे का हिस्सा, एक पीछे का हिस्सा, जो हमारे जीभ के ऊपर की छत है, यानी जीभ के जो ऊपर का हिस्सा है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कौन कौन सा, मूर्धा और तालु। ठीक, तालु आपने सुना होगा, तालु और मूर्धा। उसके बाद कौन सा पार्ट आता है, कंठ, गला आता है उसके बाद, तो लिख लेते हैं इसको, कंठ, उसके बाद तालु, उसके बाद मूर्धा, फिर दांत और फिर ओष्ठ। ठीक है, ये हमारे 5 पार्ट हैं। मैंने आपको स्वरों के टाइम पे भी बहुत अच्छे से समझाया था इनको, और ये भी कहा था कि ये क्रम जो है ये आप याद रखिएगा। अगर आपकी याद ये क्रम रहता है तो हमें क्या होगा, हमें सारे के सारे ही व्यंजन और स्वरों का वर्गीकरण करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ये क्रम कैसे याद रखेंगे आप, अब देखिए मैंने आपको क्या बतलाया, कोई भी वर्ण का उच्चारण कैसे होता है, जब हमारे अंदर से प्राणवायु बाहर आती है, यानी जब अंदर से बाहर की तरफ प्राणवायु जाएगी तो ही क्या होगा, वर्णों का उच्चारण होगा। बाहर से अंदर की तरफ नहीं होगा, अंदर से बाहर की तरफ होगा। तो जब अंदर से हवा आएगी भाई, तो सबसे पहले कहाँ आएगी, कंठ पे आएगी, उसके बाद कहाँ जाएगी, तालु पे जाएगी, उसके बाद कहाँ जाएगी, मूर्धा पे जाएगी, फिर दांतों पे जाएगी, और उसके सबसे लास्ट में कहाँ जाएगी, ओष्ठ पे जाएगी। ठीक, तो अब हमारी जीभ जो है इन 5 भागों में से जिस भाग को स्पर्श करती है वहीं से हमारे क्या बनते हैं, स्पर्शी व्यंजन बनते हैं। अब आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो हमारे स्पर्शी व्यंजन हमने जिस क्रम में लिखे हैं वो लिखे ही इनके उच्चारण के क्रम में है, यानी जो सबसे पहले कंठ से उच्चारित होते हैं उनको हमने सबसे पहले लिखा है, फिर जो तालु से उच्चारित होते हैं उनको दूसरे नंबर पे लिखा है, जो मूर्धा से उच्चारित होते हैं उनको तीसरे नंबर पे लिखा है, चौथे पे दांत से और 5वें पे होठ से। तो सबसे पहले हमारा कौन सा व्यंजन था, का वर्ग। का वर्ग हमारा कहां से था, कंठ से, सबसे पहला। तो सबसे पहले भाग से जो बना वो क्या है, हमारा का वर्ग है। इस तरह से आप याद रखोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे, ना कोई कंफ्यूजन होगा। नाम याद करने जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, कौन सा कंठ है कौन सा वो। इस तरह से याद रखो आपकी सबसे पहला भाग कौन सा, कंठ। तो कंठ से हमारा सबसे पहला वर्ग बनेगा, जो हमारा सबसे पहला वर्ग था का वर्ग, वो कहां से बनेगा, कंठ से बनेगा। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट कौन सा आया, तालु। तो तालु से हमारा कौन सा बनेगा, चा वर्ग बनेगा। ठीक, फिर तीसरे नंबर पे हमारा कौन सा आया, मूर्धा। अब तीसरे नंबर पे कौन सा वर्ण था हमारा, तीसरे नंबर पे हमारा वर्ग था ता वर्ग। चौथे नंबर पे हमारा कौन सा वर्ग था, ता वर्ग। और 5वें नंबर पे पा वर्ग। बिल्कुल सिंपल है, इसी तरह से आप याद रखना, बिल्कुल एग्जाम में आपको याद रहेगा कि भाई हमारा का वर्ग में जितने भी हमारे व्यंजन है वो सब किस में आएंगे, कंठ ध्वनियों में आएंगे। चा वर्ग में हमारे जितने भी व्यंजन आएंगे वो किस में आएंगे, तालव्य व्यंजनों में आएंगे। ता वर्ग में हमारे जितने भी व्यंजन है वो किस में आएंगे, मूर्धन्य व्यंजनों में आएंगे। ता वर्ग में जितने भी हैं वो काय में आएंगे, दंत्य व्यंजनों में आएंगे। पा वर्ग में ओष्ठ व्यंजनों में। आप बोल के देखोगे तो भी पता चलेगा, का कहां से निकला, सबसे नीचे से, कंठ से। फिर चा में आप देखोगे पीछे जीभ कहां लग रही है, जीभ लग रही है हमारी तालु पे, सबसे पीछे। फिर आप टा बोलोगे, टा बोल के देखो आप, टा ठा डा, जीभ कहां लग रही है, तालु से आगे और दांतों से पहले, मूर्धा पे लग रही है। जब आप ता बोलोगे, ता बोलो आप, जीभ के आगे का हिस्सा कहां जाएगा, दांतों पे जाएगा, तो इसको दंत बोलते हैं। पा फा बा भा ये सब कहां से आ रहे हैं, होठ से आ रहे हैं। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई। तो हमारे स्पर्शी व्यंजन जो थे वो सारे के सारे क्या हुए,
वर्गीकृत हो गए। इसको भी लिख देता हूं मैं। का वाला कौन सा हो गया? कंठ्य। चावर कौन सा हो गया? तालव्य। टावर कौन सा हो गया? मूर्धन्य। तावर कौन सा हो गया? दंत्य। और पावर कौन सा हो गया? ओष्ठ। अब मेरे ख्याल से आपको ये बहुत ही इजीली याद हो गए होंगे कि हमने स्पर्शी व्यंजन हमारे जितने भी हैं उन सबको हमने वर्गीकृत कर दिया है उच्चारण के स्थान के आधार पर। तो हमारा कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग, पावर्ग सब हो गए। अब हमारे कौन से व्यंजन बचे? अब हमारे व्यंजन बचे अंतस्थ, ऊष्मी और संयुक्त। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इन तीनों की। अब देखिए, जो संयुक्त व्यंजन है, इन व्यंजनों को हम उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्गीकृत नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, जो हम पहले से उच्चारण कर चुके हैं जिन व्यंजनों का, उनसे मिलके बने हैं। ठीक, इसीलिए इस श्रेणी में इनको नहीं रखते हैं। बचे कौन से दो? हमारा बचा अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक, तो हम सबसे पहले बात करेंगे अपने अंतस्थ व्यंजनों की। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं हमारे? य, रे, ले और वे। ठीक है, तो अब देखिए, इन चार व्यंजनों में मैं सबसे पहले बात करता हूं आपकी य की और वे की। ये और वे। ठीक, ये आप बोलिए ये में आप देखोगे कि हमारी जीभ पूरी तरह से स्पर्श तो नहीं कर रही, लेकिन किसके आसपास है? पीछे के हिस्से के आसपास है, यानी तालू के आसपास है। ये में आप देखो यहां पर कहीं पीछे के हिस्से में जीभ लग रही है, तो ये किस में आएगा? तालव्य में आएगा। तालव्य व्यंजन होगा ये। ठीक, आप वाह बोल के देखिए, वाह। वाह में कहां पे लग रही है? वाह में आप देखोगे कि ऊपर के दांत होठों पे टच हो रहे हैं, यानी दांत और होठ दोनों से निकल रही है ये ध्वनि, तो इसको क्या बोलेंगे? दंतोष्ठ। दंत प्लस ओष्ठ है, तो हमारी या ध्वनि क्या हो गई? तालव्य हो गई, और वाह क्या हो गई? ओष्ठ ध्वनि हो गई। इन दोनों में एक महत्वपूर्ण बात और है जो आपको याद रखनी चाहिए, या क्वेश्चन में आता है, अधिकतर एग्जाम में आता है। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? इन दोनों को हम बोलते हैं अर्ध स्वर। अर्ध स्वर। अर्ध स्वर क्यों बोलते हैं? अर्ध स्वर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कई जगहों पर स्वरों की जगह यूज किए जाते हैं। इनका उपयोग स्वरों के स्थान पर भी हो जाता है। कहां पर होता है? देखिए, अब मान लीजिए मैं लिखता हूं कोवा, कौवा, कोवा, ऐसे लिखते हैं। इसको आप और कैसे लिख सकते हैं? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोवा। ये भी कोवा है, ये भी कोवा है, दोनों तरह से लिखा जाता है। तो यहां पे हमने क्या देखा कि हमने देखा कि आ की जगह वा यूज हो गया। आ की जगह हमने किसका उपयोग कर लिया? वा का उपयोग कर लिया, यानी स्वर की जगह पर हमने इसका उपयोग कर लिया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर। और कहां पे आपने इसका यूज देखा होगा? कुआं। कुआं को भी ऐसे लिख देते हैं, कुआं। तो आ की जगह पे वा आ जाता है कुछ शब्दों में, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर बोलते हैं। अब देखते हैं, हम बात करें भाई या की। या कहां यूज होता है? अब आप लिखते हैं लिए, लिए, ऐसे लिखते हैं लिए, लिए को ऐसे भी लिख देते हैं, दोनों ही सही हैं। तो ए की जगह क्या यूज हो गया?
या यूज हो गया, या फिर चाहिए, चाहिए को ऐसे भी लिख देते हैं। तो एक ही जगह क्या यूज हो जा रहा है, या यूज हो जा रहा है, आगे जगह क्या यूज हो रहा है, वा यूज हो जा रहा है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर भी बोलते हैं। और इनका उच्चारण स्थान क्या है, या का उच्चारण स्थान है तालव्य और वा का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। ठीक, अब हमारे कौन से 2 स्वर बचे, रा और ला। ठीक, अब रा और ला में मैं आपको बतलाता हूं सबसे पहले इनका उच्चारण स्थान। कई जगह पे आपने सुना होगा या पढ़ा होगा या कई लोग बताते हैं कि इनका उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। ला का और रा का उच्चारण स्थान क्या बताते हैं, दंत बताते हैं, जबकि इनका उच्चारण स्थान दंत नहीं है। आप बोल के देखो, रा में आपकी जीभ कहीं पे भी दांत पे टच होती है, दांत पे टच नहीं होती ना, ला में दांत पे टच होती। ये कहां पे टच होती है, ये हमारे मसूड़ों पे टच होती है, जहां हमारे मसूड़े हैं उस पे टच होती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं दंतमूल, दंतमूल। ठीक, तो ये बात याद रखना, आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि रा कौन सी ध्वनि है, तो रा दंतमूल ध्वनि है। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, दंतमूल के साथ साथ एक और चीज इसको बोलते हैं हम वत्सर्य, वत्सर्य भी बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वत्सर्य ध्वनि कौन सी है, तो वत्सर्य ध्वनि हमारी कौन सी होंगी, जब हमारी जीभ जो है मसूड़ों पर लगेगी, वहां से जो व्यंजन बनेगा उसको हम दंतमूल व्यंजन बोलेंगे या फिर वत्सर्य व्यंजन बोलेंगे। ठीक, अब रा और ला को 2 अलग अलग नामों से और बुलाया जाता है। जैसे रा को हम बोलते हैं लुंठित, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। और ला को क्या बोलते हैं, पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि लुंठित व्यंजन कौन सा है, प्रकंपित व्यंजन कौन सा है, वहां पे आपको लगेगा यार ये तो पढ़ा ही नहीं था। तो लुंठित व्यंजन हमारा कौन सा है, रा है। क्यों बोलते हैं इसको लुंठित, कि इसको बोलने में जीभ हमारी अजीब सी मुड़ जाती है। रा जब आप बोलोगे तो जीभ हमारी लुंठित हो जाती है, अजीब सी मुड़ जाती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, लुंठित बोलते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी आ सकते हो कि लिखा कैसे जाता है, ऐसे गिरा पड़ा सा लिखा जाता है, रा लुंठित, लुढ़का हुआ सा, इस तरह से याद रख सकते हो कि रा हमारा क्या है, लुंठित व्यंजन है। प्रकंपित क्यों बोलते हैं इसको, प्रकंपित इसलिए बोलते हैं कि जब आप इसको बोलोगे रा, तो जीभ में क्या होगा, कंपन उत्पन्न होगा, जीभ में क्या होगा, कंपन उत्पन्न होगा, इसलिए इसको हम प्रकंपित व्यंजन भी बोलते हैं। अब ला हम देखें, ला को हम क्या बोलते हैं, पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक का मतलब क्या होता है, पीछे का, पार्श्विक मतलब पीछे का। तो अब जब ला बोलोगे आप, ला में क्या होता है, जीभ का हमारा आगे का हिस्सा क्या होता है, वो ऊपर लगता है, और हवा कहां से निकलती है, पीछे के हिस्से से निकलती है, जीभ के पीछे के हिस्से से हवा निकलती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। इतनी चीज क्लियर है बच्चों, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, इसको आप नोट करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में अधिकतर आते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो आप इसको लिख लो। अब हमारे कौन से व्यंजन बचे, अब हमारे बचे ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं, शा, शा, सा और हा। ये क्या है, ये हमारे ऊष्म व्यंजन है। मैंने आपको बतलाया कि ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं,
क्योंकि इनको बोलने में क्या होगा, आप बोल के देखोगे तो हमारे अंदर से कैसी हवा निकलेगी, गर्म हवा निकलेगी, इसीलिए इनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब बात करते हैं कि इनका उच्चारण स्थान कौन सा है। तो आप बोल के देखो शा, जब आप शा बोलोगे तो शा में आपको रियलाइज होगा कि जो हमारी जीभ है ये हमारे पीछे के हिस्से से, गले से ऊपर और मूर्धन्य से पीछे के हिस्से से टच हो रही है या वहां से साउंड बन रही है, तो इसका क्या हो गया, ये हो गया हमारा तालु से, यानी तालव्य व्यंजन हो गया ये, तालव्य व्यंजन। ठीक, जब आप क्षा बोलोगे, क्षा बोल के देखो क्षा, तो ये आगे के हिस्से से जीभ टच हो रही है, आगे टच तो नहीं हो रही पूरी तरह से, लेकिन आगे के हिस्से के आसपास जा रही है, तो ये हमारा क्या हो गया, मूर्धन्य, मूर्धन्य व्यंजन हो गया, मूर्धा से। ठीक, उसके बाद जब आप सा बोलोगे, सा, तो सा में फिर आप नोटिस करोगे कि जो हमारी जीभ का आगे का हिस्सा है ये ना तो मूर्धा पे लग रहा है, ना तालू पे लग रहा है, ना दांतों पे लग रहा है, ये इसके बीच में लग रहा है कहीं, कहां पे, मसूड़ों पे। तो इसको क्या बोलेंगे हम, दंतमूल या फिर वत्सर्य व्यंजन। ठीक है, अब बच्चा हा, हा को कैसे याद रखोगे, आप देखो, आप हा बोल के भी देखोगे, हा, हा सीधा अंदर से आ रहा है। ठीक, तो ये क्या है, कंठ व्यंजन है, कंठ व्यंजन। या फिर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, जब मैंने आपको स्वरों को याद करवाया था तो उसमें मैंने लिखवाया था भाई आ से बनने वाले जितने स्वर हैं, ए, बड़ा आ, अहा, ये तीनों किस में आए थे, कंठे में आए थे। तो अहा में किस चीज की साउंड है, हा की, तो हा की साउंड भी कहां से आ रही है, कंठ से ही आ रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंठे स्वर हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करेंगे, अब हमारे कौन से व्यंजन बचे हैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों का मैंने आपको बतलाया था कि संयुक्त व्यंजन क्या है, किसी भी उच्चारण स्थान के आधार पर इनको विभाजित नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, क्योंकि ये दो स्वरों से, दो वर्णों से या दो व्यंजनों से मिलके बने हैं, दो व्यंजनों से मिलके बने हैं, इसीलिए इनको हमने इस कैटेगरी में नहीं रखा। अब दो स्वर कौन कौन से हैं, अधिकतर क्वेश्चन इस पे भी आ जाता है कि आपको वो एक संयुक्त व्यंजन दे देगा और उसमें से पूछेगा कि किससे मिलके बना है, या फिर आपको चार ऑप्शन में व्यंजन दे देगा और उसमें से पूछ लेगा कि संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो अब हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। बच्चों अगर आप इसको समझ के पढ़ोगे, मजे लेके, मतलब दिमाग लगा के, कि कंसेप्ट समझ के पढ़ोगे, तो हिंदी बहुत ही आसान है, और आपको एक बार अगर चीज समझ में आ गई तो फिर आप कभी भी इसको भूलने वाले नहीं हो। तो मेरा फोकस इसी चीज पे कि मैं आपके कंसेप्ट क्लियर कर दूं, कि आपको कोई भी व्यंजन या स्वर दिमाग में आते ही पूरा ग्राफ क्लियर हो जाए कि ये कहां से बना, कैसे बना, इसको ऐसा क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए बात करते हैं संयुक्त व्यंजनों की। तो मैंने आपको बतलाया कौन कौन से चार संयुक्त व्यंजन होते हैं, क्ष, त्रा, ज्ञा और श्रा। अब आप जब इनको बोलेंगे तो आपको इसमें देखिए, क्ष, क्ष किस किस चीज की साउंड आ रही है, का की साउंड आ रही है और क्षा की साउंड आ रही है, तो ये किससे मिलके बनेगा, का प्लस शा। सही है ये, नहीं ये सही नहीं है। सही क्यों नहीं है ये, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है और ऑप्शन लिखे होते हैं तो बच्चा बहुत कंफ्यूज जाता है। क्यों, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन लिखे होंगे, का प्लस शा लिख देगा वो, फिर लिख देगा का प्लस शा, ये भी सही लगेगा, फिर लिख देगा क प्लस शा, फिर लिख देगा क प्लस शा। अब इस तरह से चार ऑप्शन लिख देगा। अब आपको क्या लगेगा, कुछ बच्चों को ये सही लगेगा, कुछ को ये, कुछ को पता होगा कि कौन सा सही है। ठीक, तो मैं आपको इसके लिए बता देता हूं कि जो भी हमारा व्यंजन है संयुक्त, उसमें जिन दो व्यंजनों की ध्वनि है, उसमें जो पहली ध्वनि होगी वो हमेशा क्या होगी, आधी होगी। ये बात हमेशा याद रखना कि पहली ध्वनि आधी होगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये वाला सही होगा।
तो का की हमारी क्या होगी, आधी ध्वनि होगी और शा पूरा होगा। इस तरह से आप याद रखना, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा कि का हमारा संयुक्त व्यंजनों में पहला जो हमारा व्यंजन है वो हमेशा आधा होगा, दूसरा वाला पूरा होगा। अब देखिए ये कहां से बना है, त्रा, किसकी चीज की साउंड आ रही है, ता की और रा की, तो वही करेंगे ता आधा प्लस रा। ठीक, फिर हमारा क्या बना, ज्ञा, ज्ञा काहे से मिलके बना, ज्ञा बना है जा प्लस यहां से मिलके, तो जा क्या होगा, जा आधा यहां पूरा। उसके बाद शा देखो आप, श्रा, श्रा में किस चीज की साउंड है, शा की प्लस रा की, तो वही शा आधा और रा पूरा। ठीक, ये हमारे हो गए संयुक्त व्यंजन। इसके अलावा, इन सब व्यंजनों के अलावा एक टाइप के व्यंजन और होते हैं बच्चों, वो मैं आपको बतलाता हूं। वो कौन कौन से व्यंजन हैं, वो हैं हमारे आगत व्यंजन। इससे भी क्वेश्चन बनता है, आगत व्यंजन, आगत ध्वनियां, जैसे मैंने आपको स्वर में बताया था, कौन सा बताया था, ओ, ये वाला ओ, डॉक्टर वाला, ऑफिस वाला, यानी जो हमने कहां से लिए हैं, ये हमने इंग्लिश लैंग्वेज से लिया ओ। तो इससे क्या हुआ, जो हमारे इंग्लिश के शब्द जिनको हम एज इट इज हिंदी में लिख देते हैं, वो जो है किस में आ जाते हैं, इस तरह से आ जाते हैं। तो ऐसे ही क्या है, व्यंजनों में भी कुछ आगत ध्वनियां हैं या कुछ आगत व्यंजन हैं। कौन कौन से हैं, क, ख, ग, ज और फ। ठीक, इनको बोलने में थोड़ा सा नुक्ते का प्रयोग करते हैं या क्या बोलते हैं, जैसे ख, ख, उस पर हमें ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ याद रखना है कि ये 5 हमारी क्या है, आगत ध्वनियां हैं। कहां से ली गई हैं, ये हमारी फारसी भाषा से ली गई है। ठीक है, अब इसमें भी आप एक चीज समझिए कि ये जो 3 व्यंजन है, इनका यूज ना के बराबर है, इनको यूज नहीं करते हैं, सिर्फ ये ही 2 व्यंजन हमारे यूज होते हैं। ठीक, तो ये हो गई हमारी क्या, आगत ध्वनियां। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्गीकरण है वो किसके आधार पे है, अभी हमारा, मैंने अभी आपको किस आधार पे कराया, ये सारा वर्गीकरण मैंने कराया आपको उच्चारण के स्थान के आधार पर। अब इसके अलावा 2 छोटे छोटे से वर्गीकरण और हैं, घोषत्व के आधार पे और प्राणवायु के आधार पे। तो सबसे पहला हम देखते हैं घोषत्व के आधार पे, घोषत्व के आधार पे। बच्चों इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा पूरी वर्णमाला को, क्योंकि वर्णमाला से आपने देखा होगा अधिकतर क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन तो वर्णमाला से बनते ही बनते हैं, और वर्णमाला से ही क्वेश्चन अक्सर बच्चों के गलत भी होते हैं। तो वर्णमाला के क्वेश्चन अगर हम सही करेंगे तो हमारा पेपर में सिलेक्शन होने के चांसेस अच्छे खासे बढ़ जाएंगे। जैसे कि अभी आप सबको पता है कि हमारी यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है बहुत जल्दी, और टेट का एग्जाम आने वाला है, सुपर टेट भी आ सकता है किसी भी टाइम, वीडियो का एग्जाम हो सकता है। तो उसमें नंबर का जो प्लस माइनस होता है वो यहीं से होता है कि आपने क्वेश्चन देखा, लगा बहुत इजी, लेकिन हो गलत गया। तो इसको बहुत ध्यान से नोट करते हुए समझ के पढ़िएगा, बिल्कुल क्लियर, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। मैं आपका एक एक क्वेश्चन हिंदी का बिल्कुल सही करवा दूंगा। अब बात करते हैं हम घोषत्व के आधार पर। तो देखिए घोषत्व के आधार पर मैंने आपको स्वर भी बतलाए थे कि 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, सघोष और अघोष। तो हमारी जो ध्वनि या व्यंजन जिनके उच्चारण में क्या होता है, हमारी स्वर तंत्रियों में वायु का कंपन होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, सघोष बोलते हैं। स्वर जब मैंने आपको पढ़ाए थे तो मैंने इसको आपको डेफिनेशन भी लिखवाई थी। और अघोष हम किसको बोलते हैं, जिनमें या जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में क्या हो, हमारा कंपन उत्पन्न ना हो, उनको अघोष बोलेंगे। जिनके उच्चारण में हमारा स्वर तंत्रियों में क्या हो, कंपन उत्पन्न हो, उनको हम क्या बोलेंगे, सघोष बोलेंगे। तो अब सघोष कौन कौन से होते हैं, देखिए सघोष मैंने आपको अभी जब व्यंजन लिखवाए थे तो उसके मैंने वर्ग लिखवाए थे, वर्ग के साथ साथ मैंने आपको 1 2 3 4 5 करके उनके
नंबर भी लिखवाए थे। ठीक, तो नंबर के हिसाब से हम देखेंगे कि जो पहला और दूसरा जो हमारा व्यंजन है, फर्स्ट एंड सेकंड जो हमारा व्यंजन थे, फर्स्ट और सेकंड कौन कौन से हो जाएंगे? फर्स्ट हो गया का, सेकंड हो गया खा। ऐसे ही फर्स्ट हो गया चा, सेकंड हो गया छा, फर्स्ट हो गया टा, सेकंड हो गया डा। तो ये जितने भी फर्स्ट और सेकंड आए थे वो सब किस में होंगे? अघोष में होंगे। उसके बाद थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तीसरा, चौथा और पांचवा जो व्यंजन होगा हर वर्ग का, वो क्या होगा? सघोष होगा। और पहला और दूसरा व्यंजन हर वर्ग का क्या होगा? अघोष होगा। यानी का वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष है, तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन सघोष है। ऐसे ही हर वर्ग का जो भी है पहला और दूसरा, वो सब के सब क्या होंगे? अघोष होंगे। तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष होंगे। इसको याद करने का यही सबसे अच्छा तरीका है। अब आपसे एग्जाम में पूछा कि घा अघोष है कि सघोष है, अब आप देखोगे कि भाई का कौन से नंबर का है? का, खा, गा, घा। तो घा हमारा किस नंबर का है? चौथे नंबर का है। तो चौथे नंबर का तो किस में आ गया? सघोष में आ गया। ठीक, अगर का की बात करें, का क्या है? का हमारा पहले नंबर पे है तो अघोष है। ऐसे ही हम बात करें ता की, कि ता कौन सा है? तो ता भी हमारे पहले नंबर का है, तो किस में आएगा? अघोष में आएगा। अब मैं बात करूं बा की, तो बा क्या है? बा आएगा तीसरे नंबर पे, तो सघोष में आएगा। इस तरह से याद करना आपको ये कि पहला और दूसरा क्या है? अघोष है। तीसरा, चौथा और पांचवा क्या है? सघोष है। ठीक है बच्चों। अब इसके अलावा ये तो हमारे हो गए स्पर्शी व्यंजन। अब इसके अलावा जो हमारे कौन से बचे? अंतस्थ और ऊष्म। तो अंतस्थ व्यंजन जितने भी हैं हमारे, वो सारे क्या हैं? हमारे सघोष है। या, रा, ला और वा, ये सब क्या है? हमारे सघोष व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन जो है, ऊष्म व्यंजन हमारे अघोष व्यंजन है। शा, क्षा, सा। अब इसमें एक व्यंजन है ऊष्म में हा, बस हा जो है वो क्या है? सघोष है। हा क्या है? हमारा सघोष है। उसके अलावा सारे ऊष्म व्यंजन अघोष हैं और सारे अंतस्थ व्यंजन सघोष हैं। इसको आप याद रखिएगा। आप देखोगे ना एग्जाम में इसी में से ही क्वेश्चन आएगा। मैं मोस्ट प्रोबेबली अगर वो सघोष और अघोष पूछेगा तो वो आपसे स्पर्श व्यंजनों में से नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि स्पर्श व्यंजन याद करना उसको भी पता, सबको पता, बहुत आसान है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। वो कहां से पूछेगा? वो आपसे पूछेगा मोस्ट प्रोबेबली यहां से कि भाई हा कौन सा सघोष है क्या अघोष है। तो आपको ये याद रखना है कि अंतस्थ व्यंजन चारों क्या है? सघोष है। इस और जो हमारे ऊष्म व्यंजन है वो सिर्फ तीन, शुरू के तीन ऊष्म व्यंजन हमारे क्या है? अघोष है। हा हमारा सघोष है। इसको आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए कि हा हमारा क्या है? सघोष वर्ण है। और सारे अंतस्थ व्यंजन भी हमारे सघोष वर्ण है और सिर्फ शाक, सा और सा हमारे अघोष वर्ण है। अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी वर्गीकरण की, जो किसके आधार पे है? प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर। ठीक, प्राणत्व के आधार का मतलब है यहां पे कि हमारे मुंह से जो हवा निकल रही है वो ज्यादा निकल रही है या कम निकल रही है। अगर हमारे मुंह से जो हवा निकल रही है वो ज्यादा निकल रही है तो वो क्या कहलाएगा? महाप्राण। और हवा अगर कम निकल रही है तो वो क्या कहलाएगा? अल्प प्राण। महाप्राण और अल्प प्राण। ठीक, अब देखिए अल्प प्राण हमारे कौन से व्यंजन होंगे? अल्प प्राण हमारे होंगे हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर जो है वो हमारा अल्प प्राण होगा। और हर वर्ग का
दूसरा और चौथा जो हमारा व्यंजन है वो हमारा क्या होगा, महाप्राण होगा। क्लियर है? 135 और 24 से करके आप याद कर सकते हो कि अल्पप्राण कौन सा है, 135, महाप्राण कौन सा है, 24, यानी 1, 3, 5 हमारे अल्पप्राण में आएंगे हर वर्ग के, और ऐसे ही महाप्राण में क्या आएंगे हमारे 2 और 4। अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किस में आएंगे, अंतस्थ व्यंजन आएंगे हमारे अल्प प्राण में, या, रा, ला और वा। और जो हमारे ऊष्म व्यंजन है वो किस में आएंगे, महाप्राण में, सा, सा, सा और हा। ठीक है, जब आप बोलोगे इनको, आप बोल के देखो, शाह बोलोगे, शाह तो ज्यादा हवा बाहर आ रही है, शाह में भी, हा में भी, या, रा, ला, वा, इनमें क्या हो रहा है, कम हवा बाहर आ रही है। आप सारे के सारे, अब जैसे दूसरे नंबर पे क्या है, खा। अब जब आप खा बोलते हो तो आपको पता चल, आप बोल के देखो, खा, खा में क्या हो रहा है, ज्यादा वायु बाहर आ रही है। आप का बोलोगे, का में क्या है, कम वायु बाहर आ रही है। ऐसे ही आप बोलो घा, घा में भी ज्यादा वायु बाहर आ रही है। आप बोलो गा, ड़ा, इनमें क्या है, कम वायु बाहर आ रही है। ठीक है, तो जिनमें कम वायु बाहर आएगी वो अल्पप्राण है, जिनमें ज्यादा वायु बाहर आएगी वो महाप्राण है। ऊष्म व्यंजनों में हमारे सब में क्या होता है, ज्यादा वायु बाहर आती है, तो ज्यादा वायु बाहर आने के कारण ये क्या हो गए, महाप्राण हो गए। और जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है उनमें क्या होता है, उनमें हमारी जो वायु है वो कम बाहर निकलती है, इसीलिए इनको हमने किस में रखा है, अल्प प्राण व्यंजनों में रखा है। तो बच्चों ये आपके सारे के सारे व्यंजनों का वर्गीकरण हो गया। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, जो भी आज तक जितने भी आए हैं, कुछ भी इससे बाहर नहीं आएगा। मैंने आपको हर एक चीज बतला दी है, सब कुछ पढ़ा दिया है, इसमें आपका एक भी क्वेश्चन इन सब चीजों से बाहर नहीं आएगा। अब हमारे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, इसके लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। और अगर किसी भी बच्चे की कुछ भी क्वेरी होती है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, कोई भी डाउट है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट में लिख के बताइए। मैं उन क्वेश्चंस के साथ साथ आपका वो डाउट भी क्लियर करूंगा और आपका जो भी क्वेरी होगी उसको मैं फुलफिल करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।